राजनीतिक गलियारे में। आज हम यहाँ खास प्रोग्राम में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, जहां लगातार खबरें ये सामने आ रही थी कि राष्ट्रपति पद को लेकर शरद पवार को आगे किया जाएगा, जो विपक्ष लगातार मनाने में लगा था। लेकिन अब यहाँ पर शरद पवार साफ तौर पे मना करते नजर आए। कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर यहाँ पर पक्ष यानी कि केंद्र सरकार अपनी तरफ बुलाती है शरद पवार को, तो शायद शरद पवार एक निर्णय ले सकते हैं। और संजय राउत ने भी इस चीज को लेकर काफी कुछ बयानबाजी की थी, वो भी हम आपको जरूर सुनवाएंगे इस अपने प्रोग्राम में। इससे आगे बात करते चले कि अगर उद्धव ठाकरे पे आए तो उद्धव ठाकरे इस वक्त काफी जगहों से अलग अलग तरीके से परेशान है। एक खबर यहाँ पर सामने आई कि राज ठाकरे की तरफ से अब उनके बेटे अजित ठाकरे जो है वो यहाँ पर सियासत संभालते नजर आएंगे, तो एक और डर पैदा हो गया। डर ये भी पैदा हो गया कि शरद ने अगर साथ छोड़ दिया तो पार्टी को कैसे संभाला जाएगा, तो कहीं ना कहीं पार्टी के टूटने के आसार लगातार बनते जा रहे हैं। तो आज का हमारा प्रोग्राम इसी चीज को लेकर है कि क्या किसी के भी पार्टी से जाने से पार्टी टूट जाएगी, उद्धव ठाकरे इस्तीफा खुद से दे देंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो विपक्ष दूसरी पार्टी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग करती नजर आ रही है। तो इन्हीं सब चीजों पर लेकर इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे दीपक के साथ। तो स्वागत है दीपक आपका। धन्यवाद। लगातार हम देख ही रहे कि महाराष्ट्र में क्या से क्या होता जा रहा है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम शरद पवार से ही करेंगे। शरद पवार यहाँ पर जिस तरीके से साफ तौर पे विपक्ष को मना करते नजर आए, उसके बाद यहाँ पर गोपाल कृष्ण गांधी का नाम लिया जा रहा है राष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन यहाँ पर कहते नजर आए हैं शरद पवार कि अगर मुझे कोई और पक्ष बुलाता है तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। तो क्या माना जा सकता है कि उनका इशारा कहीं ना कहीं या केंद्र सरकार की तरफ है कि वो केंद्र सरकार अगर उन्हें खुद से बुलाती इनवाइट करती है और एक पद देने की कोशिश करती है तो वो हाँ कह सकते हैं यहाँ पर? देखिए, लगातार हम जनता को यही एक तरीके से खबरें देते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति बदल रही है। उद्धव सरकार जो फंसी थी राज्यसभा चुनाव में, जो हार हुई, उसके बाद हर कोई चाहता है कि एक अलग नेतृत्व हो और नेतृत्व सही सा हो। सवाल उद्धव सरकार के यहाँ पर खड़े इस बात को लेकर भी हुए थे कि पहले कांग्रेस से हाथ थामा था, फिर शरद पवार की यहाँ पर पोजीशन को लेकर एक क्लियर सहमति नहीं हो पा रही है, और इस बीच तमाम खबरें आदित्य ठाकरे को लेकर आ रही है, जो आदित्य ठाकरे अब धीरे धीरे कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं राजनीति में। तो काफी सवाल इन सब बातों को लेकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब बात आती है जो एमएलसी चुनाव होने वाला है इसकी और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। एमएलसी चुनाव में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कांग्रेस यहाँ पर कुछ अपनी बातें रखती नजर आ रही है, और एनसीपी को लेकर जो नाराजगी देखने को मिल रही है उद्धव सरकार की, वो तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जो बवाल हुआ था वही बवाल एक बार फिर से एमएलसी चुनाव में होता दिख रहा है। जब ऐसे छोटी छोटी अग्नि परीक्षाओं में पास नहीं हो पाएगी सरकार, तो राष्ट्रपति चुनावों की जब बात आएगी तो मुसीबत में तो फंसना लाजमी सी बात है। उद्धव ठाकरे भी फंसे हुए, उद्धव ठाकरे भी जरूर चाहते कि उनका कोई राजनीतिक कद और बढ़ता नजर आए, उनका ओहदा और ही बढ़े। महाराष्ट्र के यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, तो पूरे भारत देश पर किस तरीके से नजर रहेंगी, उसको यहाँ पर बड़ा दायरा रखने के लिए उनको अलग अलग नेताओं की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर शरद पवार ही उनके साथ जुड़े थे, वो गठबंधन को ही नहीं से संभाला जा रहा, तो बाकी पार्टियां कैसे उनके साथ कदम बढ़ाएंगी? देखिए, बात तो वही है कि गठबंधन को ही नहीं संभाला जा रहा, तो बाकी पार्टियां क्या ही विश्वास कर पाएगी उद्धव ठाकरे पे। लेकिन जिस तरीके से दीपक आपने आदित्य ठाकरे को लेकर बात की, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ा रहे, क्योंकि वो यूथ चेहरा है, लोगों का विश्वास बढ़ेगा उनकी तरफ। लेकिन आज जिस तरीके से खबर सामने आई कि राज ठाकरे ने अपने ही बेटे अजित ठाकरे को आगे कर दिया, तो क्या लगता है कि अब उद्धव और राज ठाकरे के बीच में भिड़ंत नहीं दिखेगी, जो अजित और आदित्य के बीच में भिड़ंत दिखेगी? देखिए, ये बात तो साफ है, जो भी यहाँ पर पार्टी के साथ रहेगा वो तो भिड़ंत में रहेगा ही, और विपक्ष पक्ष पर निशाना साधता रहेगा। लेकिन इस बीच आपको कुछ इंटरेस्टिंग खबरें बता दें तो वो भी थी कि रश्मि ठाकरे को आगे करना चाहिए था ऐसे वक्त में, क्योंकि कहा यह जाता है, जितने भी यहाँ पर तमाम खबरें हैं उसमें ये कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे को जब भी कहीं कुछ मुसीबत होती है, किसी फैसले को लेकर मुसीबत होती है, तो रश्मि ठाकरे उनकी मदद करती हैं। राजनीति में तो आना भी नहीं चाहते थे उद्धव ठाकरे, ऐसी भी कुछ खबरें थी। तो रश्मि ठाकरे ने बहुत उनको मनाया, और उसके बाद आज आप देख ही सकते हैं मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं। तो रश्मि ठाकरे जब यहाँ पर खुद किसी को राय देकर मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ा सकती हैं, अगर वो उतरती इस चुनावी रणनीति में, तो क्या वो नहीं बड़ा दाव खेल सकती? एक महिला होने के नाते क्या उनको सिर्फ घर तक सीमित रहना चाहिए? उनको भी आगे आना चाहिए था। खबरें ऐसी भी थी। बात आती है यहाँ पर आदित्य ठाकरे पर और राज ठाकरे के बेटे पर। जिस तरीके से यहाँ पर उद्धव और राज ठाकरे यहाँ पर इस समय जो राजनीति का एकदम कह सकते हैं बिछाद बिछी हुई है अन्य पार्टियों की, वहां पर शिवसेना पर भी नजरें हैं, राज ठाकरे की पार्टियों पर भी नजरें, किस तरीके से विपक्ष को खत्म किया जाए, ये बीजेपी का निशाना है। ऐसे वक्त में आप यहाँ पर आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, तो क्या ये सही समय है? अब समय देखकर भी यहाँ पर मतलब कहा जाता है कि जब हथौड़ा लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारा जाता है, तब उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। लेकिन इस समय जब राज्यसभा चुनाव आप आ रहे हो, एमएलसी चुनाव सर पर है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से मजबूत है, ऐसे में आप इतने बड़े बदलाव क्यों कर रहे हो?
देखिए वो बात तो है, जिस तरीके से दीपक ने भी यहाँ पर इस बात को रखा कि जब मालूम है कि समय इतना कमजोर चल रहा है और उसके बावजूद भी आप नए चेहरों को आगे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो नुकसान हो सकता है और वो लाजमी सी बात है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए कि उद्धव ठाकरे चाहेंगे कि उनका बेटा यहाँ पर सीएम बने और वो इस्तीफा दे दे, तो क्यों नहीं यहाँ पर राज ठाकरे क्यों नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा सीएम बने, क्योंकि वो भी तो यूथ चेहरा है। और यहाँ पर बीजेपी इस चीज का क्यों नहीं फायदा उठाएगी फायदा, जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को फायदा होता नजर आएगा। अब सवाल ये सब आ जाता है कि यहाँ पर हम लगातार देख ही रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की जो सीट है वो खतरे में है, वो किसी की वजह से भी हो। लेकिन क्या लगता है कि मतलब उद्धव ठाकरे जिस तरीके से पूरा एक घमंड कह लीजिए कि राज्यसभा चुनावों को लेकर एक घमंड था कि उनकी जीत होगी, उनके साथ पूरा विपक्ष था, लेकिन हार कितनी बुरी वो सबने देखा। एमएलसी चुनाव है यानी कि विधान परिषद के चुनाव है, उसमें भी कुछ खास बढ़ोतरी करते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वोट बैंक चाहिए होता है वो कहीं ना कहीं दूर जाता हुआ नजर आ रहा है उद्धव ठाकरे से। तो इतना कुछ होने के बाद और हो सकता है, तो क्या माना जा सकता है कि यहाँ पर सीट बच सकती है उद्धव ठाकरे की? क्या लोगों का विश्वास नहीं उठता दिख रहा है? देखिए सबसे पहली बात तो सवाल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पे उठ रहा है, इसी वजह से शायद उन्होंने आदित्य ठाकरे को सही समय समझा आगे बढ़ाने का, क्योंकि उद्धव पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो आदित्य पर नहीं खड़े होंगे, क्योंकि एक युवा चेहरे के रूप में वो कुछ अलग नेतृत्व के साथ आएंगे। लेकिन सवाल वहां पर यह भी खड़ा होता है कि जो बड़े नेता मंत्रीगण आपके साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं, अचानक से आप उनको यहाँ पर दरकिनार करते हुए अपने बेटे आदित्य ठाकरे को आगे कर दोगे, तो जैसे कांग्रेस में इस समय हालत है, गांधी परिवार यहाँ पर जो चलता आया उसके बाद नेतृत्व पर सवाल खड़े हुए, अब ईडी की जांच में फंसे हुए हैं और दूसरी तरफ उन पर सवालात खड़े उनके नेतृत्व को लेकर, तो आने वाले वक्त में इस बात की कौन श्योरिटी देगा कि आदित्य ठाकरे के नेतृत्व पर सवाल नहीं खड़े होंगे। शरद पवार आपके पास मौजूद है, आपके पास कई और बड़े बड़े मुख्य चेहरों के रूप में मंत्री मौजूद है, उनको आगे ना करते हुए ऐसे समय में आपने अयोध्या दौरे के लिए आदित्य ठाकरे को क्यों चुना? तो क्या यहाँ पर पार्टी के तमाम नेताओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी, क्योंकि हर कोई जो विधायक जो यहाँ पर निगम पार्षद का चुनाव लड़ता है वो चाहता है विधायक का चुनाव लड़ना, वो चाहता है मुख्यमंत्री बनना, वो चाहता है प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति तक के भी सपने यहाँ पर कई सारे नेता देखते हैं, क्योंकि किसी की भी ख्वाहिश खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो एकदम से ही यहाँ पर आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उनको जैसे ही राजनीति में कदम रखा, आप उनको सीधा यहाँ पर आदित्य ठाकरे को अयोध्या दौरे पे भेज देते, जहाँ पर राज ठाकरे की चर्चाएं थी, तो तुलना वहां से ऐसी बराबरी की कर दी जाती है ठाकरे परिवार को लेकर। तो वो भी चीजें समझने वाली हैं, वो हालात देखकर तय की जाती है। लेकिन अब उद्धव के फैसले एमएलसी चुनाव को लेकर किस तरीके से होंगे, और एमएलसी चुनाव में जीत हार भी बहुत कुछ राज खोलेगी। अगर मतलब छोटा सा सवाल इस चीज को लेकर है कि अगर शरद पवार यहाँ साथ छोड़ देते हैं 1% उद्धव ठाकरे का, तो एमएलसी में तो फिर हार पक्की ही समझी जा सकती है उद्धव ठाकरे की। कहा जा सकता है इस चीज को लेकर कांग्रेस का भी आप यहाँ पर सवाल उठा सकते हैं, कांग्रेस का रवैया किस तरीके से रहेगा, क्योंकि शिवसेना की यहाँ पर खबरें हैं कि वो एनसीपी से नाराज है, कांग्रेस शिवसेना से नाराज है, तो तमाम वो खबरें आप जोड़कर देख लीजिए। इसलिए आपने सवाल भी एक खड़ा करा था कि उद्धव की कुर्सी खतरे में है, क्योंकि कुर्सी के 4 पाए होते हैं, कुर्सी 4 कह सकते हैं पांव से बनी होती है, जिसके अब जो राजनेता उनके पास वोट बैंक होते हैं अलग अलग के पास, तो वो वोट बैंक टूट जाएगा तो आप भी बिखर जाओगे और बीजेपी तो पूरा फायदा उठा ही लेगी। यहाँ पर एक चीज, जिस तरह से आपने बात यहाँ पर आदित्य ठाकरे को लेकर रखी थी, तो एक आखिरी सवाल उन्हीं को लेकर यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पर बीजेपी सरकार कहती नजर आई है काफी समय से कि उनका जो नया फैसला था कि एक परिवार एक टिकट, ठीक है, और इस तरीके की बात पहले कांग्रेस ने भी की थी, उसके बाद बीजेपी भी करती नजर आई। तो क्या लगता है यहाँ पर कि जिस तरीके से गांधी परिवार सिर्फ अपने आप में खोया, इसी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ता है हमेशा, और यही वजह बनेगी ठाकरे परिवार के लिए? क्योंकि अब भी ठाकरे परिवार में हम क्या देख रहे हैं कि किसी नए नेता को मौका नहीं देकर यार आदित्य ठाकरे को और वहाँ पर राज ठाकरे खुद को मौका या किसी और को मौका न देकर अपने बेटे को मौका दे रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात जो अभी आप देख सकते हैं कि दो ही जहाँ तक राज्यों में सिर्फ कांग्रेस का अस्तित्व बचा हुआ है। राजस्थान में आप देख रहे हैं, हरियाणा में आप देख रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? आपने यूपी चुनाव देखिए, प्रियंका गांधी को खड़ा किया गया था, यानी गांधी परिवार के चेहरे को। प्रधानमंत्री चुनाव के लिए राहुल गांधी को खड़ा किया गया था, यानी गांधी परिवार के चेहरे को। जब गांधी परिवार से आगे बढ़कर कोई सोच रखी गई है, अशोक गहलोत को अगर मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा किया गया है, तो जीत हासिल हुई है। अलग चेहरा जब भी गांधी परिवार से उठकर सामने आया, अलग नेतृत्व रखा है, अलग राजनीति करी है, फायदा मिला है। ऐसा हमारा भी नहीं कहना, ऐसा यहाँ पर पूरी तरीके से जो दावे किए जाते हैं, जो फैक्ट है वो दिखाते हैं। दिल्ली में 15 साल शासन किसका था? शीला दीक्षित का। क्या वो गांधी परिवार से थी? नहीं, उनका एक अलग नेतृत्व था। तो आप वो भी चीज समझने की कोशिश करिए ना कि सरकार रिपीट होती है लेकिन अलग नेतृत्व के साथ, तो वो भी एक बहुत बड़ी तो चेहरा बदलने की बेहद ज्यादा जरूरत है। यहीं पर वही बात की जा रही है कि चेहरा बदलने की जरूरत है। अगर इसी तरीके से महाराष्ट्र में चलता रहा, उद्धव ठाकरे इसी तरीके के फैसले लेते रहे, तो अब जनता हार मान जाएगी, जनता हाथ जोड़ देगी सरकार से, और यहाँ पर चेहरा बदलने की जरूरत है। यहाँ पर
जनता चाहती है कि अब पार्टी ही बदली जाए। तो देखना होगा कि क्या यहाँ पर उद्धव ठाकरे का इस्तीफा, जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, क्या ये सच होता है कि वो इस्तीफा देते हैं, कुर्सी छोड़ते हैं, या फिर वो एक नया प्लान लेकर यहाँ एमएलसी चुनावों में भी उतरते नजर आते हैं। देखना लाजमी सी बात है। अब आपकी क्या राय है पर उद्धव ठाकरे और उनके इस्तीफे को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इसी समय पर। नमस्कार।